नमस्कार साथियों आज का वीडियो करंट अफेयर 2024 पर आधारित है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम 2024 के ऐसे करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि केवल करंट अफेयर्स ही हम नहीं देखेंगे। उस करंट अफेयर्स के आधार पर जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बच सकते हैं, जीके के जो प्रश्न बच सकते हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की, पहले करंट अफेयर्स की। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बना? ठीक है, प्रश्नों को देखिए। ठीक है, और अगर आपको अनुभव है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आराम से आप गेस कर सकते हैं कि हाँ प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं है। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बना? स्मृति मंधाना, अमेलिया केर, चमारी अट्टापट्टू या एनाबेल सदरलैंड? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अमेलिया केर। अमेलिया केर कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये है न्यूजीलैंड की। कहाँ की है मेरे भाई? न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी का विजेता घोषित किया गया। ठीक मेरे भाई, अब हम थोड़ा सा जीके की बात कर लेते हैं। देखिए, आईसीसी का मतलब क्या होता है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ये क्या है? ये क्रिकेट की वैश्विक शासकीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, 2025 में आईसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जयशाह बने हैं, जिन्होंने कि 1 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से दो करंट अफेयर्स आपको बता दिए मैंने कि आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो जयशाह है। ठीक है, ऊपर एक आपको बता ही दिया मैंने, जीके भी बता दिया। इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों को करते चलिए। अगला प्रश्न है ब्रिक्स से। ब्रिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जापान, भारत, रूस या बांग्लादेश? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, रूस। ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? रूस में किया गया। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो अभी आपको मेरे बड़े बता ही दिया कि ब्रिक्स के 16वें संस्करण आयोजन कहाँ हुआ? रूस के कजान शहर में किया गया। कब से कब तक हुआ ये? 22 से लेकर के 24 अक्टूबर 2024 के बीच में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समूह के विस्तार के बाद पहला शिखर सम्मेलन था। ये बात आपको नोट करने लायक है। 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स समूह के विस्तार के बाद पहला शिखर सम्मेलन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स समूह के विस्तार के बाद पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस के कजान शहर में। या कौन सा शिखर सम्मेलन था ये? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ठीक है, इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, 2021 में भारत ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। 2022 में चीन ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है, अगला जो ब्रिक्स मतलब 17वां जो ब्रिक्स समूह का सम्मेलन होगा, मतलब 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होगा। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन के संघाई में है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है
कि प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुसाडी लोक नृत्य। जी हाँ, गुसाडी लोक नृत्य, गुसाडी राजू भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पद्मश्री विजेता कनक राजू को गुसाडी राजू भी कहा जाता है। देखिए, प्रसिद्ध गुसाडी लोक नर्तक कनक राजू, जिन्हें गुसाडी राजू के नाम से जाना जाता है, का 25 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। ठीक है, कला में उनके योगदान के लिए 2021 में भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान उन्हें मिला था। गुसाडी क्या है? गुसाडी जो है एक आदिवासी लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के राजगोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुसाडी लोक नृत्य कहाँ का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के राजगोंड जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य डंडारी उत्सव के दौरान किया जाता है जो दीपावली के बाद होता है और लगभग 10 दिनों तक चलता है। गुसाडी नृत्य में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। नर्तक मोर पंखों से बनी टोपी, जिसको मालबूरा कहते हैं, उसको पहनते हैं और अपनी कमर के चारों ओर जानवरों की खाल लपेटते हैं। ठीक है, ये गुसाडी जो नृत्य है एक प्रकार का क्या है? प्रेम नृत्य है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास पुरी मदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किस मिशन के तहत रखी गई? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत रखा गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाओस। जी हाँ, लाओस। लाओस कहाँ है? ठीक है, ये देखिए 21वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है ये 10 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडीआर के वियंतियाने में आयोजित किया गया। ठीक है, आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। कैसा संगठन है ये? एक क्षेत्रीय संगठन, वैश्विक संगठन नहीं है। कैसा संगठन है? क्षेत्रीय संगठन है। आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में फरवरी 1976 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है, भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था। 1996 में एक वार्ता भागीदार बना और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार भारत बना। ठीक है मेरे भाई, ये जितने आपको की पॉइंट बता रहे हैं इसको जरूर से आप नोट कर लीजिएगा, आपका जीके बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, इजराइल इसका राइट आंसर है, इजराइल। ठीक है, देखिए इजराइल ने 69वें सदस्य और 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर एडीबी में शामिल होकर के अपनी सदस्यता ग्रहण की। एडीबी, एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कैसा बैंक है ये? एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष जापान के मसातो कांडा हैं, वो 11वें अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताई दिया आपको ऊपर। इसकी स्थापना जब हुई थी तो उसमें 31 सदस्य थे। 31 सदस्यों ने मिलकर के इस बैंक की स्थापना की थी। अब एडीबी के पास टोटल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 69वां आपने जान लिया। 69वां सदस्य कौन है? इजराइल है। इस तरह से इजराइल को लेकर 69 सदस्य हो गए हैं, जिसमें से 49 एशिया के हैं, ठीक है, और पैसिफिक से है, और 19 क्या है? बाहरी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है
कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है रणबीर कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई, रणबीर कपूर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया, इसमें रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। पूछा जा सकता है किस फिल्म के लिए मिला, तो एनिमल आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आलिया भट्ट को राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इस समारोह में दिग्गज अभिनेता श्रीनाथ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, 12वीं फेल और एनिमल फिल्म, ये दो फिल्मों ने जो है 5-5 पुरस्कार जीते। ठीक है, इस तरह से जो है इस समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाली दो फिल्में बनी। कौन कौन सी? 12वीं फेल और एनिमल। अगला प्रश्न है कि योग नीति का अनावरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड, ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड। यूसीसी लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, राज्यपाल हैं कौन कौन है वर्तमान में यहाँ के? जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त, जो 14 सितंबर 2021 से इस पद पर हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, वुमेन सिंगल्स या मैन सिंगल्स? ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर, ये आपको ध्यान रखना है, जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैनिक सिनर का संबंध किस खेल से है? इटली से है। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने 2024 से ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। सिनर ने सेमीफाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच को हराया था। सिनर ने 17.25 करोड़ की पुरस्कार राशि जीती। क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जैनिक सिनर का पहला प्रमुख एकल खिताब था। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कतर। ठीक है, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो नामकरण है ये कैसे रखा जाता है, कौन रखता है, ठीक है, कब से रखा जा रहा है, ये सारी बातें आइए आपको हम बता देते हैं। देखिए, दाना का नाम कतर द्वारा सुझाया गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदारता। ठीक है, देखिए दुनिया भर में चक्रवातों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए ध्यान से चीजों को समझिए, जो चीजें आपको बताने हम जा रहे हैं ये आप जरूर से जानिए इसको, जो है इससे आपका भूगोल, ज्योग्राफी मजबूत होगा। ठीक है, तो चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करें तो ये चक्रवात जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को फ्रंटल या वेव साइक्लोन भी कहा जाता है, और जो दुनिया के जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहां पे तूफान आता है। ठीक है, अच्छा, नामकरण कैसे किया जाता है? विभिन्न देशों के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन मतलब WMO की देखरेख में इन तूफानों को नाम प्रदान किया जाता है। इनके नामकरण की शुरुआत 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मतलब WMO द्वारा, ठीक है, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत हुई थी। ठीक है, इस समझौते के तहत हिंद महासागर के 8 देशों बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड तूफानों के लिए नामों का एक समूह देंगे। इसमें बारी बारी से नामों का तूफानों का नामकरण होगा। वर्ष 2018 में
5 देश इसमें और शामिल किए गए। कौन कौन से? ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को इसमें शामिल किया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये सारी बातें आपको हमने बता दी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार से पहले मोहम्मद आरिफ खान किस राज्य के राज्यपाल थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, केरल। जी हाँ, केरल से क्वेश्चन बार बार बनता है, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, चाहे आपकी साक्षरता से हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पहले जाने से पहले आपको थोड़ा डिटेल बता दें। देखिए, ये पहले राज्यपाल कहाँ के थे? ये केरल की तो बात हो ही गई जो है। तो अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 22वें राज्यपाल हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कहाँ है इसमें? इसमें उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मतलब केरल के राज्यपाल को बिहार का प्रभार दिया गया और बिहार के राज्यपाल को केरल का प्रभार दिया गया। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, चाहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, ठीक है, ये तीनों से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में उद्घाटन भी हुआ, असम में समापन भी हुआ। ठीक है, चौथा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, मतलब KIUG, इसका शॉर्ट फॉर्म है, 2023 का खेल था, 2024 में हुआ, 29 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में संपन्न हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ खिताब अपने नाम किया। उन्होंने कुल 18 रजत, 21 कांस्य के साथ कुल 71 पदक जीते। ठीक है, अच्छा चंडीगढ़ क्यों है? इसलिए कि KIUG के फॉर्मेट के अनुसार सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो टीम होता है वही खिताब का हकदार होता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2024 में जो हुआ आपका ये खेल जो है, इसमें उसने 20 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 42 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कुछ लोग जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को पहले स्थान बताएंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये इसका जो पदक वितरण का जो तरीका है, तरीका यही है कि जो टीम सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतती है वो नंबर 1 का खिताब उसी के पास रहता है। ठीक है, अच्छा अमृतसर की अगर बात करें, अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने 12 स्वर्ण, 20 रजत और 19 कांस्य पदक सहित कुल 51 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने कि उद्घाटन और 2022 संस्करण जीता था, वो 12 स्वर्ण, 12 रजत और 16 कांस्य सहित कुल 40 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, अच्छा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कब हुई थी? बार बार आपसे पूछा जाता है, 2020 में हुआ था। इसका पहला संस्करण 22 फरवरी से 1 मार्च तक ओडिशा में आयोजित किया गया था। यह भारत सरकार के खेलो इंडिया योजना के तहत आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह खेलो इंडिया के 3 खेलों में से एक है। अन्य 2 खेल कौन से हैं? इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि ऊपर आपको हमने बताया है, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका राइट आंसर है, भारत। ठीक है, अगला प्रश्न पे जाने से पहले थोड़ा सा डिटेल में बता दें आपको इसके बारे में। देखिए, पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन फ्रांस में किया गया था। कब स्थापित हुआ था ये? 1977 में। 1977 में इसका पहला सत्र फ्रांस में ही हुआ था। ठीक है, यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वें सत्र की मेजबानी की है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता? T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 से किसने जीता? किसने जीता मेरे भाई? भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया ने? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अभी ठीक हमने ऊपर चर्चा किया था, अमेलिया केर, आपको याद होगा, तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 से संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला गया था। ठीक है, न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हरा करके पहली बार खिताब जीतने का स्वाद
चखा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है, इटली। हाँ, G7 शिखर सम्मेलन कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के G7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, ये जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है अभी जो है इटली में, ये 50वां G7 शिखर सम्मेलन था। 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया के प्रशानो शहर में आयोजित किया गया। इटली के प्रधानमंत्री कौन है भैया? जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 19 से 21 मई 2023 तक जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने यूनिट फ्री बिजली मिलेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 300 यूनिट। अगला प्रश्न पे जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें कि स्थापना कब हुई थी, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की स्थापना कब हुई है? 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अच्छा एक करंट अफेयर्स की बात और बता दें, इस योजना के तहत 2027 तक 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने की महत्वाकांक्षा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं अब। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो आपको निश्चित तौर पता होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, विक्रम मिश्री। उन्होंने किसका स्थान लिया है? इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जिन्होंने 22 मई 2022 से जुलाई 2024 तक भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। ठीक है, और वर्तमान में 13 अगस्त 2024 के वर्तमान में जो है वो कहाँ है? वर्तमान में वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। ठीक है, वर्तमान में 13 अगस्त 2024 से संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? भारत के राजदूत हैं। विक्रम मिश्री जो है 35वें विदेश सचिव के रूप में क्या है? जुलाई 2024 से कार्यरत हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, बार बार आपसे कह रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, विंटर गेम्स हो या यूनिवर्सिटी गेम्स हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक है तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ना सामान्यतः जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया स्पर्धा का पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाना जाता था। 2019 से इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। बिहार को 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी मिली है। ये करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया था। तीसरे संस्करण का आयोजन 2020 में गुवाहाटी में हुआ था। चौथे संस्करण का आयोजन 2021 में हरियाणा में हुआ था। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? एन बीरेन सिंह, आरिफ खान, नहीं, अजय कुमार भल्ला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल हैं, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? जी हाँ, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इससे महत्वपूर्ण है जो आपको फैक्ट बताने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र 57 स्वर्ण पदकों के साथ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीत करके शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है,
हरियाणा ने 2018 में उद्घाटन संस्करण में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। महाराष्ट्र ने 2019 और 2020 में, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता था। हरियाणा ने 2022 में खिताब फिर से हासिल किया। महाराष्ट्र ने 2023 और 2024 में खिताब जीता था। ठीक है, और इस बार फिर इसने इस खिताब को जीता है। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।